नमस्कार दोस्तों। पेट्रोल पंप पर लेबर लॉस के कंप्लायंस के संबंध में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखना रहता है और क्या क्या फॉर्मेलिटी करना रहती है हमें, यह बताऊंगा मैं आपको आज। तो चलिए हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आती है अटेंडेंस शीट, जो एक रजिस्टर रहता है। ये भी दिखाऊंगा कैसा रहता है। अधिकतर लोगों के पास होगा, आपके पास एक सैलरी शीट होती है जो रजिस्टर होता है, और वो चाहे कंप्यूटर से प्रिंटेड भी आप निकाल सकते हैं और फाइल बनाकर रख सकते हैं। पेमेंट प्रूफ की एक फ़ाइल होना चाहिए जिसमें बंदे की सिग्नेचर और साथ में एनईएफटी नंबर भी लिख दें, क्योंकि सारा पेमेंट ऑनलाइन देना रहता है। यह सैलरी शीट में ये कॉलम आप बना सकते हैं जिसमें पेमेंट प्रूफ आ जाए एनईएफटी नंबर के साथ में। इसके अलावा हर व्यक्ति का, पेट्रोल पंप के कर्मचारी का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कराना रहता है, जो साल में एक बार कराना रहता है, और इसमें करीब 450 लगते हैं दोनों मिलाकर। पीएफ आप भरते हैं तो पीएफ चालान की फ़ाइल एक रखें, ईएसआई भरते हैं तो ईएसआई चालान की फ़ाइल रखें, और बोनस की एक फ़ाइल अलग बना के रखें, या फिर सबको एग्जाई कर लें, पीएफ, ईएसआई और बोनस को। दोस्तों, ईएसआई 10 लोग से ज़्यादा हो तो देना रहता है, पीएफ 20 लोग से ज़्यादा हो तो देना रहता है। आइए आपको मैं दिखाता हूँ रजिस्टर कैसे होते हैं। ये दोस्तों मंथली रजिस्टर है। ये नाम, सैलरी जो अभी कंपनी द्वारा निर्धारित है 12,600 रुपये। यह आप देखते रहिए, हो सकता है परिवर्तन भी हो जाए भविष्य में। ये अटेंडेंस है, टोटल दिन आया 20, और रेट 484 रुपये कुछ पैसे आया था, तो मैंने उसी के हिसाब से निकाला, राउंड ऑफ करके रेट लिख दिया 485 रुपये। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको देखना है कि 12,600 को आप 26 से डिवाइड करेंगे तो प्रति दिवस की सैलरी आएगी। 30 से नहीं, यहाँ पर 26 का महीना माना जाता है। तो आप 26 से डिवाइड करेंगे तो ये 484 रुपये कुछ पैसा आएगा, और जितने दिन उपस्थिति रही है उससे फिर गुणा करेंगे तो यह कुल वेतन आ जाएगा। यह दोस्तों उपस्थिति पत्रक रहता है, मासिक हाजिरी रजिस्टर। एक महीने का एक पेज रहता है। अब दोस्तों, एक सैलरी एंड वेजेस रजिस्टर होता है, जिसके अगेंस्ट में हम एक सैलरी शीट भी बना सकते हैं कंप्यूटराइज्ड। इसमें आप देखिए डिजाइग्नेशन, कितने दिन उपस्थिति रही, 26 दिन, 26 दिन का टोटल महीना माना गया। यहाँ पर देखिए कुल सैलरी 10वें नंबर कॉलम पर आ रही 9,693। इसको दो भागों में बांटा गया, एक मूल वेतन और एचआरए। यह दोस्तों आपके कंसल्टेंट बताते हैं कि जो यह 9,693 कुल वेतन हुआ है, उसका कितना प्रतिशत मूल वेतन हो रहा है और कितना प्रतिशत एचआरए हो रहा है। यह मुझे 70 और 30% बताया था, तो मैंने उसके हिसाब से किया है। यह 12वां नंबर कॉलम है पीएफ का। यह मूल वेतन का 12% कर्मचारी का कटता है, उसके कुल देय वेतन में से कटता है। तो यहाँ पर ये जो मूल वेतन था 6,785, इसका 12% काट कर ये 12 नंबर कॉलम में लिखा है। ईएसआई कुल वेतन का 1% रहता है, मूल प्लस एचआरए। इसको राउंड ऑफ करके 97 रुपये लिखा मैंने। टोटल कटौतरा इस तरह से हो गया 912 रुपये। इतना कर्मचारी के वेतन से काटना है, और फिर उसको पेएबल राशि, देय राशि आ जाती है 8781। यह एक उदाहरण था, कितनी उपस्थिति है, कितने दिवस उपस्थिति है, उसके हिसाब से रहता है। और यहाँ कर्मचारी की सिग्नेचर और ये एनईएफटी नंबर भी आप यहीं पर लिख दें तो अच्छी सुविधा रहेगी, रिकॉर्ड एक मेंटेन हो जाएगा। और अब चूँकि ऑयल कंपनी भी ये चीज़ देखने लगी है, तो उनको भी देखने में सुविधा रहेगी। दोस्तों, पीएफ और ईएसआई इनके वेतन से कटेंगे, लेकिन
काट कर जमा आपको ही करना रहेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। और ये किस भांति कटेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने पहले अभी देखा कि सैलरी इज इक्वल टू बेसिक प्लस HRA। पीएफ जो है बेसिक का 12% सीए का कटता है और इसके अलावा 12% प्लस 1% पंप वाला मिलाता है। तो ये दोनों 12% 24% सीए के पीएफ अकाउंट में जाते हैं और 1% एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज होते हैं जो पीएफ डिपार्टमेंट को जाते हैं। ईएसआई ये सैलरी के बेसिक और HRA दोनों जोड़कर 1% सीए का कटता है और 4% पंप वाला मिलाता है। बोनस बेसिक सैलरी मंथली सैलरी जो होती है 2 महीने की सैलरी का मिलाकर होता है और ये साल में एक बार दिया जाता है। और दोस्तों यह पीएफ और ईएसआई अगले महीने की 15 तारीख से पहले जमा करना रहते हैं, नहीं तो पेनल्टी ब्याज लगते हैं और इनकम टैक्स में छूट मिलने की संभावना भी खत्म हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर यह बात आती है कि 10 से ज़्यादा लोगों को ईएसआई देना है, 20 से ज़्यादा लोगों को पीएफ देना है, इस संख्या के ऊपर ही बाध्यता है। लेकिन एक आप विचार करें, अब धीरे धीरे पीएफ और ईएसआई ज़्यादा लोग को मिलते जा रहा है। तो अगर आपको अच्छे सीए चाहिए तो एक समय ऐसा आने वाला है कि आपके पास वही सीए आएगा जो आपसे पूछेगा कि आप पीएफ ईएसआई देते हैं क्या। नंबर उसके पास अगर पहले से होगा तो वो यही बोलेगा कि मुझे पीएफ ईएसआई वाले ही पंप पे काम करना है। तो अगर आप विचार करें कि आप शुरू से ही इसकी आदत बना लें तो अच्छा रहेगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा, अच्छे लोग मिलेंगे और वर्कर के लिए भी अच्छा रहेगा, उसको भविष्य सुनिश्चित लगेगा। और दोस्तों यहाँ एक बात है कि आप कोई अच्छा कंसल्टेंट करें पीएफ ईएसआई और इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि ये इतना बारीक काम रहता है चालान अपलोड करना और ये सब करना, तो ये चीज़ हम लोग नहीं कर सकते। अच्छा कंसल्टेंट आप कैसे ढूंढेंगे? आप अपने आसपास किसी पुराने पंप, स्थापित पंप, 2-3 पंप वालों से बात करिए, तो वहाँ आपको बताएंगे वो किन से कंसल्ट कर रहे हैं, कितने सालों से कंसल्ट कर रहे हैं। नॉमिनल फीस रहती है इनकी कुछ 1.5-2 हज़ार रुपये महीना की, पर ये आपके लिए काफ़ी सुविधाजनक हो जाता है। सारे रिकॉर्ड्स वगैरह उनके सिस्टम में मेंटेन हो जाते हैं, पर आपको जानकारी होना चाहिए इन सब चीज़ों की। और अब चूंकि कंपनी, ऑयल कंपनी वाले भी ये सब चीज़ें देखने लगे हैं, तो ये रिकॉर्ड्स मेंटेन करना भी अति आवश्यक है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप मुझसे जुड़े रहें। कुछ कमेंट्स हो तो बताओ मुझे, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।